होती है, राजकोषीय नीति क्या होती है, बट उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक कितने तरीके के होते हैं, प्रोसेस जो है वो किस तरीके से चलता है। देखिए, सबसे पहले जो होती है वो होती है जनता, ठीक है। उसके बाद जो है आते हैं कमर्शियल बैंक, जिनको हम जो है वाणिज्यिक बैंक भी कह सकते हैं या व्यापारिक बैंक भी कह सकते हैं। इनको कमर्शियल बैंक कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा जो बैंक होता है ये होता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक जो है ये होता है आरबीआई। सबसे पहले आपको क्या समझना है, हम लोग अपने अकाउंट इसके पास खुलवाते हैं, हम लोग अपना पैसा इसके पास जमा करवाते हैं। भाई अकाउंट यहाँ खुलवाया तो पैसे भी यहीं जमा कराएंगे अपने अकाउंट में। ये क्या करता है, हमें बदले में ब्याज देता है। किस चीज़ पे? जो हम अकाउंट हमने जो जमा कराई है उस पे, सेविंग अकाउंट पे 2% का इंटरेस्ट मिलता है। भाई बैंक में लोग पैसे क्यों जमा कराते हैं? चाहे कुछ नहीं, हद से 2% का तो ब्याज मिलेगा। 2% तक का मान लो ब्याज आपको ये देता है, ठीक है। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम इससे लोन भी ले लेते हैं। कई तरीके के लोन होते हैं, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, ये लोन वो लोन फलाना, हम इससे लोन ले लेते हैं, लेकिन फिर हमें इसको बदले में ब्याज देना पड़ता है। तो हमारा और इसका रिश्ता कुछ इस तरीके का है। अकाउंट खुलवाते हैं, पैसे जमा कराते हैं, ये भी हमें ब्याज देता है, हम भी इसको ब्याज देते हैं। ये हमें क्यों देता है? हमारी जमाओं पर। हम इसे क्यों देते हैं? क्योंकि हमने लोन लिया था, उस पर हम इसको ब्याज देते हैं। हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना हो सकता, हमारा केवल इसके साथ है। अब हमने तो अपने पैसे जमा करा दिए यहाँ पे, ठीक है, हमें तो लोन देता ही देता है ये। इसके साथ साथ ये क्या करता है, जैसे मान लो जितनी भी, जैसे हम कोई भी बैंक ले लीजिए, वहाँ पे मान लो 1 लाख कस्टमर हैं। मान लो एक हमने बैंक ले लिया एसबीआई, ठीक है, उसके 1 लाख कस्टमर हैं, तो एक के 1 लाख कस्टमर का पैसा उसके पास आएगा, लाखों रुपए आएंगे, करोड़ों रुपए आएंगे। क्वेश्चन ये है, बैंक चलता कैसे है? कोई भी बैंक हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो आईसीआईसी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक चलते कैसे हैं? बैंकों के पास अर्निंग कैसे होती है कि वो हमारी ब्याज पे, हमारी जमाओं पे हमको ब्याज भी दे रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये क्या करता है, ज़रा इसको ध्यान से समझिए। एक इसकी अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो है ये ऋण, लोन। इनने हमें लोन दिया और हमसे ब्याज कमाता है। मान लो ब्याज है 6%, 6% का ब्याज मिल रहा है, तो 6% का सोचो 2% ही तो हमें देना है, बाकी 4% इसके पास रहेगा। इसी तरीके से हमें तो लोन देता ही देता है। इसके साथ साथ जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी निवेशक होते हैं, या जितने भी उद्योगपति होते हैं जिनको लोन चाहिए, प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं, ये क्या करता है, इनको भी लोन देता है। और इनको लोन देता है तो इनसे भी जो है फिर क्या करता है, ब्याज कमाता है। अच्छा जी, इसको भी लोन दिया, इससे भी ब्याज आ रहा है, मान लो 8%, 10%। पैसा किसका है? हमारा। पैसा किसका है? हमारा। हमारे पैसे को ही हमें ही लोन दे के ब्याज कमा रहा है, और हमारे पैसे को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करके और ब्याज कमा रहा है। इनसे ले रहा है 8%, हमसे ले रहा है 6%, और हमारी जमाओं पे कितना दे रहा है? 2%। तो बाकी का जो यहाँ से 4% है और यहाँ से 6% किसको मिल रहा है? इसको मिल रहा है। बैंक की अर्निंग का जो मेन सोर्स है वो होता है ऋण पर ब्याज कमाना, जिससे बैंक चलता है। अब मैंने बोला इस एसबीआई के पास 1 लाख कस्टमर हैं, 1 लाख, और इसकी टोटल अर्निंग, टोटल जमा है मान लो 10 लाख रुपए है, इसके पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं। तो आप खुद सोचो,
10 के 10 लाख रुपए अगर ये इसका बस चले, कोई भी हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, कोई भी किसी भी बैंक की बात कर रहा हूँ, सारे बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं आरबीआई को छोड़ के। तो इस किसी भी कमर्शियल बैंक का बस चले तो वो 10 के 10 लाख रुपए लोन में चढ़ा दे, क्योंकि जितना ज़्यादा लोन में चढ़ाएगा उतना ही तो ज़्यादा ब्याज आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका बस चले तो 10 के 10 लाख रुपए चढ़ा दे, सारा जनता को भी दे दे, हम भी लेते हैं लोन ज़रूरत पड़ने पे और प्रोड्यूसर्स तो लेते ही है। तो इसका बस चले तो 10 के 10 लाख चढ़ा दे। लेकिन भाई अगर कोई पब्लिक पैसे मांगने आएगी, पैसे निकालने भी तो जाएंगे हम अगर जमा कराए हैं तो फिर ये कैसे देगा? इसने तो सारा लोन में चढ़ा दिया, और मना ये कर नहीं सकता कि मैंने तो लोन में दे दिया, अब तुम बाद में आना, मैंने तो आगे आपका पैसा आगे दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है, पैसा तो हमारा है। तो आप कभी भी देख लीजिएगा, मान लो आपके अकाउंट में मान लो 5 लाख रुपए पड़े हैं और आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको 5 के 5 लाख रुपए निकालने हैं सडनली। अभी मान लो आप गए बैंक, आपने पर्ची भर दी 5 लाख रुपए की, तो बैंक आपको पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कहेगा अरे सर आपको इतना बड़ा अमाउंट निकालना था तो आप पहले बताते ना, मैं 1-2 दिन पहले। इतना पैसा बैंक के पास कैश फॉर्म में नहीं होता। अब वो बोलेगा सर आप बैठिए 2-3 घंटे, हम इंतज़ाम करते हैं तब आपको देंगे पैसा। तो आपको जब भी बड़ा अमाउंट निकालना होता है, आपको पहले बैंक को 1 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मेरे को 5 लाख रुपए या कल 10 लाख रुपए निकालने हैं, तो आप अपने पास कैश मेंटेन करके रखना, क्योंकि बैंकों के पास नहीं होते इतने पैसे कैश में, वो तो आगे चढ़ा देते हैं। तो अब अगर पैसे निकालने आए और इसके पास पैसे नहीं हुए तो संकट की स्थिति आ जाएगी फिर। और इस संकट की स्थिति में कौन काम आएगा? पापा। ये पापा है इनका। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, जितने भी, चाहे वो कोई भी हो, जैसे हम अपने अकाउंट इधर खुलवाते हैं तो ये सब अपने अकाउंट इधर खुलवाते हैं। जैसे हम लोग जमा कराते थे ऐसे ये भी अपने अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं। तो जैसे ये हमारे को हमारी जमाओं पे 2% का ब्याज दे रहा था, ऐसे ये भी ब्याज देगा इसकी जमाओं पर, मान लो 4% का। तो अगर संकट की स्थिति आ जाती है कभी भी, जब बहुत सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसे निकालने आ जाते हैं और इसके पास पैसे नहीं होते, तो फिर पापा इसको लोन दे देते हैं, ये इसको लोन दे देता है ऋण, और उस पर फिर ब्याज लेता है। भाई जैसे ये हमें लोन दे रहा था, हमसे ब्याज ले रहा था, तो अब आरबीआई ने इसको लोन दिया और उस पर जब ब्याज कमा रहा है, मान लो 10%, मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारा रिश्ता इसके साथ है, बिल्कुल इसका रिश्ता इसके साथ है, सभी कमर्शियल बैंकों के साथ ऐसा ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास अपने अकाउंट ओपन कराए, अपना पैसा भी जमा कराया, और उस जमाओं पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जमाओं पे ये जो 4% का मिल रहा है कमर्शियल बैंकों को, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और ये जो इन्हें लोन दिया था, किसी शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी, उस पे इससे ब्याज कमा रहा था। तो ये जो 10% का ब्याज कमा रहा है, ये होती है बेटा रेपो रेट, या इसी को जो है बैंक रेट भी कह सकते हैं। अगर कम टाइम के लिए लोन दिया है तो रेपो रेट कहलाएगी, अगर लंबे समय के लिए लोन दिया है तो बैंक रेट कहलाएगी। 1 साल के अंदर है तो 1 साल का शॉर्ट टर्म लोन है तो रेपो रेट है, लॉन्ग टर्म लोन है तो बैंक रेट है। तो ब्याज देख लो, अगर आरबीआई इसको दे रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट है। क्यों दे रहा है? उसने जो पैसे जमा करा रखे अपने अकाउंट में उस पर। और अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि लोन लिया था। जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को लोन दिया है वो रेपो रेट या बैंक रेट कहलाती है। अच्छा, और जिस रेट पे कमर्शियल बैंकों ने जनता को लोन दिया है, ये 6%, ये ब्याज की दर कहलाती है। क्या कहलाती है? ये ब्याज की दर। अगर इसको लोन महंगा मिलेगा तो हमें भी लोन महंगा मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब पीछे से माल महंगा आ रहा है तो आगे भी तो माल महंगा ही बिकेगा। जब इसको लोन महंगा मिलेगा, मतलब जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ती है वैसे वैसे ब्याज की दर भी बढ़ जाती है, हमें भी लोन महंगा मिलेगा।
जैसे जैसे उसको सस्ता मिलेगा तो हमें भी सस्ता मिलेगा। जब पीछे से सप्लाई सस्ती आ रही है तो हमें भी सस्ता मिलता है लोन। मैंने बोला इसके पास जितने भी पैसे आएंगे इसका बस चले तो सारा चढ़ा दे, लेकिन फिर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पैसे निकालने आ गए तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। एक तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अगर भाई पैसे निकालने आ गए और उसके पास पैसे नहीं हुए फिर क्या करेगा ये। और दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, अगर ये ज़्यादा लोन देगा, अगर ये सारा लोन दे दे तो पब्लिक के पास भी पैसा आएगा, इन्वेस्टर के पास भी पैसा आएगा, और जब पैसे आते हैं हमारे पास तो ये दोनों फिर क्या करेंगे, जब पैसे आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है फिर हम मांग करते हैं, जब पैसे आते हैं तो हम डिमांड करते हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करते हैं अननेसेसरी। तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था के अंदर अधि मांग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अधि मांग का मतलब होता है जितनी मांग होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा मांग हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार है, लोगों के पास इनकम है, बैंक सस्ते उस पर लोन दे रहा है, इसलिए लोगों के पास पैसे हैं और डिमांड हद से ज़्यादा हो रही है जितनी होनी चाहिए थी अर्थव्यवस्था के अंदर। अब आरबीआई क्या कहता है, और दूसरी जो इसकी सिचुएशन होती है वो होती है इसकी उलट, उसको कहते हैं न्यून मांग। जब लोग ना तो ये डिमांड करता ना कोई लोन देता, ना लोगों के पास पैसे होते, ना लोगों के पास रोज़गार होता, कुछ नहीं होता, तब लोग डिमांड नहीं करते। जब मांग कम होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे होते, तो उसको न्यून मांग कहते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था, लोग क्यों, मैंने कल भी बताया था आपको, लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, इनकम नहीं थी। लोगों के पास इनकम क्यों नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं था, लोगों को रोज़गार से हटा दिया गया था। और लोगों को रोज़गार से क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि जो इंडस्ट्री, जो कंपनियां जो भी काम कर रही थी उसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी, उसको कोई ख़रीद नहीं रहा था, इसलिए जितने लोगों की ज़रूरत थी मेन बंदे रख लिए, बाकी फालतू स्टाफ हटा दिया। तो ये सर्कल इस तरीके से चलता है। तो जब आर्थिक मंदी आ जाती है इकोनॉमी में तो डिमांड कम हो जाती है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, अभी जैसे कोविड के टाइम की वजह से हुआ। तो भाई आरबीआई कहता है ये तो गलत है, ये तो दोनों ही सिचुएशन जो है ठीक नहीं है भाई। पहले हम अधि मांग की बात करते हैं कि तू सारा पैसा लोन में चढ़ा देगा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, तू इसको सबको लोन दे रहा है, तो फिर लोग डिमांड करेंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और फिर संकट की जब सारे पैसे निकालने आ जाता है बंदे, तेरे पास पैसे नहीं होते तो फिर तू मेरे पास आता है। तो आरबीआई कहता है भाई मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पहली बात तो तू मेरे से फिर लोन मांगने आ जाता है, और दूसरा तू जब लोन देता है तो फिर मांग ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमी के अंदर। तो आरबीआई कहता है नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके पास अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट तो यही है, मैंने बोला जब रेपो रेट बढ़ेगी तो भाई हमें भी लोन महंगा मिलेगा, जब रेपो रेट घटेगी तो हमें भी लोन सस्ता मिलेगा। तो जब अधि मांग होती है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि जब मैंने बोला जब रेपो रेट बढ़ेगी तो हमें भी लोन महंगा मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, जब हमें लोन महंगा मिलेगा तो हम लोन कम लेंगे, क्योंकि महंगा मिल रहा है ना लोन। पहले जो लोन 6% के उस पर मिल रहा था, अब अगर आपको 12% के उस पर मिलने लगे तो नहीं लेंगे हम लोन, और जब लोन नहीं लेंगे तो पैसे नहीं आएंगे तो डिमांड नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से, और जब डिमांड कम होती है तो ये इसको घटा देता है, जब ये घटेगी तो ये भी घटेगी, हमें भी लोन सस्ता मिलेगा, और जब लोन सस्ता मिलेगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, फिर पैसे आएंगे, फिर डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट का मैंने यूज़ बताया, कब बढ़ाएगा इसको और कब घटाएगा। ऐसे ही कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि पहला है CRR, दूसरा है SLR, तीसरा है रेपो रेट, चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और पांचवा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये 5 इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए क्या हैं। रेपो रेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब जो है सबसे पहले हम बात करते हैं CRR की। तो आरबीआई कहता है देख भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, तू सारा पैसा लोन में ना चढ़ा, क्योंकि जब संकट की स्थिति आती है तू मेरे पास आता है, तो तू एक काम कर, आप तेरे पास जितने भी पैसे आ रहे हैं तो उसके कुछ पैसे मेरे पास रख दे, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो तू मेरे से ले लियो। जब कभी सारे पैसे निकालने आ जाते हैं बंदे
तेरे कस्टमर तो तेरे पास पैसे नहीं होते तो तू थोड़े मेरे पास रख दे, 10% रख दे। चल कितने आ रहे हैं इसके पास, 10 लाख। तो मैंने बोला CRR 10% है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो ये इसको अपने कितने पैसे दे देगा, 1 लाख रुपए इसको दे देगा, उसको CRR बोलेंगे, कमर्शियल बैंक कहेगा। और इसको देने पड़ेंगे क्योंकि RBI जो है वो बेटा पापा है, वो तो जो बोलेगा उसको मानना पड़ेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, RBI, कि कितना पैसा रखना है। तो CRR क्या है, CRR वो मिनिमम रेशो होती है जो सभी कमर्शियल बैंकों को RBI के पास कानूनी रूप से जमा करानी पड़ती है, उनके पास जितना भी पैसा आ रहा है। तो 10 लाख में से 1 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे CRR के। तो CRR क्या है वो आपको पता चल गया। अब आप खुद सोचें, तो इसके पास पैसे कम रह गए बेटा, 9 लाख रुपए रह गए ना इसके पास, 1 लाख तो इसको दे दिए, 9 लाख रह गए। अब ये केवल लोन में कितने दे सकता है, अब ये केवल लोन में 9 लाख रुपए दे सकता है। अब आप खुद सोचो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ये किस तरीके से करेगा। जब अधिमांग होती है, मांग ज़्यादा है, तो RBI क्या करता है, CRR को और बढ़ा देता है। जैसे अभी मैंने बोला 10% है तो 1 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर मांग ज़्यादा है तो वो कहेगा भाई अब 20% है CRR। तो 20% का मतलब क्या है, 10 लाख का 20% होता है 2 लाख रुपए। कि पहले तू 1 लाख देता था, अब तू बेटा 2 लाख रुपए मेरे पास रख। तो इससे क्या होगा, इससे तो इसके पास 8 लाख रुपए रह जाएंगे। तो ये लोन कम देगा, फिर पहले 9 लाख रुपए का लोन दे सकता था, उसकी कैपेबिलिटी पहले 9 लाख की थी, अब 20% का CRR कर दिया तो उसके पास 8 लाख रुपए ही रह गए, तो अब केवल 8 लाख का लोन दे सकता है। तो जब मांग ज़्यादा होती है तो RBI क्या करता है, CRR को बढ़ा देता है, और अगर कम होती है तो घटा देगा कि चल तू पहले 1 लाख दे रहा था, अब 5% हो गई। 5% कितना होता है, 50,000 रुपये। चल अब तू 50,000 रुपये मेरे पास रख दे, बाकी के 9,50,000 रुपये तू लोन में दे दे। तो इसके मज़े आ गए, अब कम पैसे देने, अब मैं ज़्यादा लोन में चढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से पहले इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है CRR और SLR और CRR का। CRR वो मिनिमम रेशो है जो सभी कमर्शियल बैंकों को RBI को देना पड़ेगा, कंपलसरी है। अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन इसके पास रखना पड़ेगा ताकि संकट की स्थिति में काम आए। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है SLR। अब ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट ये है, ये कहता है कि ये तो तूने मेरे को दे दिए, अबे तो अपने पास भी तो कुछ रख। चल ठीक है, ये तो तूने मेरे पास दे दिए, ये तो संकट की स्थिति में काम आएंगे, मैं तो तेरे को दे ही दूंगा, लेकिन भाई कुछ अपने पास भी तो कैश रख। कोई कस्टमर आएगा तेरे पास या कोई भी आएगा, कैश तो होना ही चाहिए अपने पास। तो तू एक काम कर, इसका नाम है SLR। अगर RBI ने बोला SLR है 40%, SLR हमेशा ज़्यादा होगी CRR से। उनने बोला SLR है 40%, मतलब कि 1 लाख तो इसने इसको दे दिए, 10 लाख का 40% कितना हो गया, 4 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है, SLR का मतलब होता है, SLR वो मिनिमम रेशो है जो सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल जमा, उसके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं उसको अपने पास रखने हैं, क्योंकि RBI ने बोला है किसी को नहीं देने, लोन में नहीं देने, अपने पास रखने, सिर्फ कस्टमरों के लेन देन के लिए काम आएंगे, इसलिए किसी को लोन में नहीं चढ़ा सकता, SLR का पैसा लोन में नहीं जा सकता। तो उसने बोला SLR 40% है, तो 10 लाख का 40% हो गया 4 लाख रुपए। अच्छा जी, ये 4 लाख रुपए SBI को अपने पास रखने पड़ेंगे, ये कस्टमर को लोन में नहीं दे सकता, ये केवल लेन देन के लिए, उद्देश्य के लिए है। तो अब देखो, 1 लाख इसके पास आ गए, 4 लाख इसके पास बचे हैं, 5 लाख तो पैसा फिक्स हो गया, पैसा कहीं नहीं जा सकता। कितने पैसे बचे, केवल 5 लाख, वो पैसे लोन में दे सकता है, 10 लाख रुपए ये लोन में नहीं दे सकता। तो अगर मांग ज़्यादा होती है इकोनॉमी में तो SLR को क्या करता है, वो और बढ़ा देता है कि भाई तेरे को कम लोन देना है। अधि मांग में क्या करते हैं, अधि मांग में RBI चाहता है कम लोन जाए, और न्यून मांग में क्या चाहता है, न्यून मांग में RBI चाहता है ज़्यादा लोन जाए। तो जब मांग ज़्यादा होती है तो RBI SLR को और बढ़ा देता है, और बढ़ाने का मतलब पहले 40 थी, अब 60%, कि भाई 6 लाख रुपए अपने पास रख। तो ले 6 लाख रुपए रखेगा, 1 लाख उसको दे दिए, 7 लाख रुपए बचे, 3 लाख। तो उसकी लोन देने की क्षमता कम हो गई। जब अधि मांग थी तो उन्हें SLR को बढ़ा दिया। अगर न्यून मांग है तो वह SLR को घटा देगा कि चल तू पहले अपने पास 40 रखता था, अब तू 20% पैसा अपने पास रख, केवल 2 लाख रुपए, बाकी तू लोन में दे दे। 2 लाख अपने पास रख, 1 मुझे दे दे, 3 लाख हो गए, 7 लाख रुपए लोन में चढ़ा दे।
तो इससे लोन देने की क्षमता बढ़ गई। तो इस तरीके से जो काम CRR के साथ होता है वही काम SLR के साथ होता है और वही काम रेपो रेट के साथ होता है। रेपो रेट क्या होती है? जिस रेट पे RBI ने इसको लोन दिया है। तो जब मांग ज़्यादा होती है तो रेपो रेट बढ़ जाती है। क्यों? उससे बढ़ने से क्या होगा? उससे ब्याज की दर बढ़ जाएगी। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक हमको लोन देता है तो लोन कम जाएगा। और अगर न्यून मांग होती है तो रेपो रेट को घटा देता है। तो जब इसको सस्ता मिलेगा तो हमें भी सस्ता मिलेगा, हमें भी लोन सस्ता मिलेगा। और क्या होगा? और जो है लोन ज़्यादा लेंगे, लोन पैसा आएगा, डिमांड करेंगे। तो CRR, SLR, रेपो रेट क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। तीनों के साथ सेम कांड होता है। अधि मांग की सिचुएशन में बढ़ा देता है और न्यून मांग की सिचुएशन में घटा देता है। सेम सिनेरियो MR के साथ है। MR का मतलब होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। CRR को कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। SLR को कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको रेपो रेट कहते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और इसको कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। अब ये क्या होती है इसको ज़रा समझिए। हाँ जी, कर हो रही है बेटा। अब ये क्या होती है इसको समझिए। सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है, इसको ज़रा समझिए। सीमांत आवश्यकता का मतलब होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो भाई लोन लेते हैं तो गिरवी रखना पड़ता है कुछ, बिना गिरवी के तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो मान लीजिए अंजलि कहती है कि भाई मुझे जो है ना 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक कह रहा है मिल जाएगा मैडम 1 लाख, या चलो मान लो अंजलि कह रही है 80,000 रुपये का लोन चाहिए, 80,000 का। बैंक कह रहा है ठीक है मिल जाएगा मैडम, 80,000 रुपये का आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको जो है 80,000 का लोन तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको उसके लिए जो गिरवी रखना पड़ेगा, 1 लाख रुपए की चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी हमारे पास कुछ, तब जाके आपको जो है, तब जाके आपको 80,000 रुपये का लोन मिलेगा। कुछ भी ले आओ गिरवी में, घर के कागज़ ले आओ, कुछ भी ले आओ। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंस होती है जितना हमने गिरवी रखा वो और जितना हमने लोन लिया वो। गिरवी का अमाउंट और लोन का अमाउंट 80,000 रुपये, तो कितना आ गया? तो आ गया 20,000 रुपये। ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ए डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी वैल्यू माइनस लोन वैल्यू। जो हमने सिक्योरिटी में रखा है उसकी और लोन की वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। तो जब अधि मांग होती है, मांग ज़्यादा है, तो अब RBI क्या चाहता है? RBI चाहता है भाई कम लोन जाए, तो वो क्या कर देगा? MR को और बढ़ा देगा। क्योंकि बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ाने का मतलब है, मान लीजिए वो कह रहा है कि पहले 80,000 के लिए 1 लाख का लोन देना पड़ता था, अब आपको जो है मान लो 1.5 लाख रुपए की जो है चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। तो लोग लोन कम लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई गिरवी ज़्यादा रखना पड़ रहा है। या मान लीजिए वो ऐसा भी कर सकता है, पहले 1 लाख की सिक्योरिटी पे 80,000 रुपये की चीज़ मिल रही थी, 80,000 का लोन मिल रहा था, अब उनने इसको 50,000 कर दिया कि भाई 1 लाख की सिक्योरिटी रखोगे तो 50,000 रुपये मिलेंगे आपको केवल लोन में। तो इससे क्या होगा? इससे लोग लोन कम लेंगे, क्योंकि भाई सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी पड़ रही है या उसी सिक्योरिटी में अब कम अमाउंट मिल रहा है, तो फिर बेकार है, लोग लोन कम लेते हैं। और जब न्यून मांग होती है तो इसको घटा देता है RBI, MR को। इसको घटाने से क्या होगा कि पहले 80,000 का लोन लेने के लिए 1 लाख की सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी, अब 85,000 रुपये की सिक्योरिटी रखो और ले जाओ लोन। 80 के लिए 85 की, 15,000 की सिक्योरिटी कम, तो अब सिक्योरिटी कम रखनी पड़ रही है तो लोग लोन ज़्यादा लेते हैं, और लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से CRR, SLR, रेपो रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट एक ही तरीके से काम करते हैं। ठीक है। अधि मांग में ये चारों बढ़ते हैं और न्यून मांग में ये चारों घटते हैं। ताकि क्यों बढ़ते हैं और क्यों घटते हैं वो मैंने आपको बताया, ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो सके, ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है न्यून मांग और अधि मांग की सिचुएशन ठीक हो सके। एक लास्ट ऑपरेशन है इसके अंदर,
जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। अब ये क्या दिक्कत है ये समझिए। आरबीआई जो होता है वो सरकार का भी बैंकर होता है, और आरबीआई के पास किन के खाते होते हैं, मैंने बोला सारे कमर्शियल बैंकों के होते हैं, और सरकार का भी होता है इसके पास, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों के इसके पास अकाउंट होते हैं। और सारे के सारे पूरी दुनिया के कमर्शियल बैंक जो हैं मतलब भारत के, इसके पास होते हैं। अच्छा जी, तो आरबीआई क्योंकि सरकार का बैंकर है तो कुछ होती हैं सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसको लोग खरीदते हैं, ठीक है, बदल, ये कोई गुड्स नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है, इसको लोग खरीदते हैं, ठीक है, बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको, एक पेपर मिलेगा, एक रसीद मिलेगी, आज ही आपने ये खरीदा है। एक एग्जाम्पल की तरीके से बता रहा हूँ, लोग इसको क्यों खरीदते हैं, क्योंकि बदले में इसमें ब्याज मिलता है, इसलिए खरीदते हैं। मान लीजिए एक बॉन्ड है, ठीक है, इस पे 1000 रुपये प्रिंट हुए हुए हैं, और मान लो ये डिबेंचर है, तो इस पे आपको, अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको एक फिक्स रेट से 10% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए लोग इनको खरीदते हैं, शेयर्स को। शेयर्स के बदले में डिविडेंड मिलता है, क्या होता है वो, बदले में यही समझ लो पैसे मिलेंगे आपको ज़्यादा, और डिबेंचर और बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए लोग इसको खरीदते हैं, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, मैंने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, शेयर तो सुना ही होगा, डिबेंचर और बॉन्ड ना सुना हो, शेयर तो नॉर्मल चीज़ है आज के टाइम पे, आजकल तो टीवी पे भी ऐड आते हैं इसके। तो शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में पैसे लगाना, ठीक है, और हम पैसे जब लगाएंगे किसी कंपनी में तो वो कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी, वो मैंने जितना हिस्सा खरीद रखा है, मेरे जितने शेयर हैं, तो उतना हिस्सा, उतना प्रॉफिट मेरे को भी मिल जाएगा। तो शेयर के बदले में तो मिलता है प्रॉफिट, जिस भी कंपनी में मैंने पैसा लगाया है, और इन दोनों के बदले में मिलता है इंटरेस्ट। तो आरबीआई क्या करता है, ये सब सिक्योरिटीज़ होती हैं। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास भी सिक्योरिटीज़ होती है गवर्नमेंट की। तो आरबीआई पहले अर्थव्यवस्था के अंदर सिचुएशन देखता है क्या चल रही है, न्यून मांग है या अधिक मांग है। तो वो क्या करता है, या तो खरीदेगा सिक्योरिटी को या बेचेगा सिक्योरिटी को। कब खरीदेगा कब बेचेगा, ये पहली बात तो अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यून मांग चल रही है या अधिक मांग चल रही है। और दूसरा किसको बेचेगा, कमर्शियल बैंकों को बेचता है। और किससे खरीदेगा, कमर्शियल बैंक से। तो जब अधिक मांग की सिचुएशन चल रही होती है, मांग ज़्यादा है, तो मांग ज़्यादा है तो आरबीआई क्या चाहता है बेटा, मांग ज़्यादा है तो आरबीआई चाहता है कम लोन जाए, कैसे भी करके कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएं। अधिक मांग की सिचुएशन में बैंक क्या चाहता है, कमर्शियल बैंक, देख आरबीआई क्या चाहता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएं कैसे भी करके, कि वो लोन ना दे पाए, कम लोन जाए। यहाँ पे जो मोटिव है वो है कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम कर देना, और यहाँ पे मोटिव है कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज़्यादा कर देना कि ताकि वो लोन दे सके। तो आप खुद सोचो, जब अधिक मांग होगी तो वो कमर्शियल बैंकों को सिक्योरिटी खरीदेगा या बेचेगा, वो बेचेगा। क्यों, कब बेचेगा, अधिक मांग में। बेचने से क्या होगा, अगर ज़बरदस्ती नहीं बेचेगा बेटा कि नहीं तू खरीद, अबे अधिक मांग चल रही है तू इसको खरीद, मैं तेरे को लोन कम देना है, ज़बरदस्ती नहीं खरीदेगा, फोर्स नहीं करेगा वो उसको कि नहीं तुझे ज़बरदस्ती जो है खरीदना ही खरीदना है। भाई उसको लालच देता है, इंटरेस्ट मिलेगा तेरे भाई। मैंने बोला कमर्शियल बैंक को क्या चाहिए, ब्याज चाहिए ना। अब वो चाहे मेरे को लोन दे के कमाए चाहे यहाँ से कमाए, मिल तो रहा है तेरे को ब्याज, तो तू देख ले कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। अगर जनता को लोन देगा उससे अगर तेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो दे दे भाई, यहाँ से इसको खरीदेगा, यहाँ पे तेरे को अगर ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये खरीद ले। उसे पैसों से मतलब है, चाहे वो हमसे लोन दे के कमाए या ये खरीद के कमाए, कैसे भी कमाए। तो अगर उसको यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो यहाँ नहीं देगा लोन, वो ये खरीद लेगा। उसे तो ब्याज चाहिए ना, कैसे भी मिले, चाहे हमसे मिले चाहे इससे मिले। तो अधिक मांग की सिचुएशन में आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल करता है कमर्शियल बैंकों को। तो अगर वो इंटरेस्टेड है उसको खरीदने में, अगर उसे लग रहा है कमर्शियल बैंकों के भाई यहाँ से फ़ायदा है, इसको खरीद ले, यहाँ ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो वो इसको खरीद लेता है। तो खरीदेगा तो पैसे देने पड़ेंगे फिर,
और पैसे देने पड़ेंगे तो उसके पास पैसे कम हो जाएंगे, और वही तो चाहता है आरबीआई कि उसके पास पैसे कम हो, ताकि वो, अब पैसे कम हो गए, उनने सिक्योरिटी खरीदी तो अब हमें लोन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अधिमांग की सिचुएशन में सिक्योरिटीज़ को बेचता है। और जब न्यून मांग होती है, न्यून मांग की सिचुएशन में वही सिक्योरिटी जो उसको बेची थी, अगर कमर्शियल बैंक इंटरेस्टेड है तो वही सिक्योरिटी उससे खरीद लेता है, और बदले में आरबीआई पैसे दे देता है कमर्शियल बैंक को। अब आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को पैसे देगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ जाएंगे, और जब पैसे आ जाएंगे तो फिर कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन चढ़ा सकता है। तो न्यून मांग की सिचुएशन में क्या करना है, कमर्शियल बैंक के पास पैसे बढ़ाने हैं ताकि वो ज़्यादा लोन दे। तो इस चीज़ को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को हिंदी में कहते हैं प्रतिभूतियाँ। क्या कहते हैं इसको, प्रतिभूतियाँ, ठीक है, कोई भूत नहीं है, प्रतिभूतियाँ हिंदी में ऐसे ही नाम है इसका। तो ये झमेला इस तरीके से चलता है सारा का सारा। क्या रिश्ता किसके साथ है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हम दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लिया हमने। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो रेट क्या होती है, ओपन मार्केट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, सब हो गया है। क्या, कब बढ़ाएगा, कब घटाएगा, क्यों बढ़ाएगा, क्यों घटाएगा, ये मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन ये है, ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये आरबीआई क्यों कर रहा है ऐसा, चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा। मैंने बोला न्यून मांग और अधिमांग की सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो बेटा आरबीआई ऐसा इसलिए कर रहा है, 3 ही ऑब्जेक्ट हैं उसके केवल। पहला तो आर्थिक स्थिरता, पहला क्या है, पहला जो है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर ना तो न्यून मांग रहे ना अधिमांग रहे, दोनों ही सिचुएशन खराब होती हैं, मांग कम भी और मांग ज़्यादा भी। स्टेबिलिटी बनी रहे अर्थव्यवस्था के अंदर, नॉर्मल रहे सब कुछ, ना तो डिमांड हद से ज़्यादा हो ना डिमांड हद से कम हो। दूसरा है आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, ठीक है। कहाँ लोन, आर्थिक विकास कब होगा, आर्थिक विकास जब जीडीपी के अंदर ग्रोथ होगी लॉन्ग रन के अंदर, और साम्य और संरचनात्मक परिवर्तन के साथ। मतलब कि साम्य का मतलब क्या होता है, अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम हो, और संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि भाई कृषि क्षेत्र का पोर्शन घटे और द्वितीयक और तृतीयक का बढ़े। तो आर्थिक विकास करना। और तीसरा जो है वो है बेरोजगारी को कम करना या रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। इन 3 ऑब्जेक्टों को अचीव करने के लिए, केवल इन 3 ऑब्जेक्टों को अचीव करने के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक के साथ ऐसा कर रहा है। क्या, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, जीडीपी बढ़े और बेरोजगारी की दर कम हो, रोजगार बढ़े, कैसे भी करके। इन 3 उद्देश्यों को अचीव करने के लिए आरबीआई जिस पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, ये 3 उद्देश्य अचीव करने, तो आरबीआई जो पॉलिसी बनाएगा उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। अभी तक मैंने आपको मौद्रिक नीति नहीं बताया ना। मौद्रिक नीति क्या है भाई, ये उद्देश्य अब अचीव करने, ना तो ये सिचुएशन होनी चाहिए ना ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये कोई भी नहीं होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी बढ़नी चाहिए, बेरोजगारी की दर कम होनी चाहिए, रोजगार की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होनी चाहिए। तो ये सब उद्देश्य कैसे अचीव होंगे, इन सब उद्देश्यों को अचीव करने के लिए आरबीआई जिस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है उस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के नाम से जो है जाना जाता है। और अब नीति बन गई, क्या करना है, कैसे करना है, ये उद्देश्य कैसे अचीव होंगे, और उनको अचीव करने के लिए जो हथियार हैं, हथियार तो चाहिए ना, वो हथियार कौन है, वो ये हैं 5 इंस्ट्रूमेंट, CRR, SLR, रेपो रेट, ओपन मार्केट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इन हथियारों का यूज़ करके वो क्या करता है, या इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, इन उपकरणों का यूज़ करके वो इन तीनों उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस पे, क्योंकि ये इसने फॉर्मुलेट करी है, इस पे इसका प्रॉपर कंट्रोल रहता है। ये जैसा चाहता है सारी चीज़ें यही डिसाइड करता है, CRR, SLR, रेपो रेट, मार्जिन, प्रॉपर कंट्रोल होता है इस पर। जब ये चाहता है बेटा ज़्यादा लोन जाए देखो, जब ये चाहता है कि भाई ज़्यादा लोन जाए, तो उसको इकोनॉमिक की भाषा में आप ये कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था के अंदर मनी की जो सप्लाई है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के अंदर मनी की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों के पास ज़्यादा पैसे रहने चाहिए,
तो ज़्यादा लोन जाने का मतलब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई है, और कम लोन जाने का मतलब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मनी की जो सप्लाई है, एमएस का मतलब सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई कम, इकोनॉमिक की लैंग्वेज में इसको ये कहते हैं। ज़्यादा लोन जाना मतलब मनी की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, कम लोन जाना मतलब कम होनी चाहिए, ठीक है। और एक होता है कि ये जो जा रहा है क्या कहते हैं, सस्ता लोन जाए महंगा लोन जाए। मौद्रिक नीति के अंदर दो चीज़ें होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक होती है सस्ती मौद्रिक नीति और एक होती है महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब क्या होगा, लोगों को लोन सस्ता मिले, सिंपल सी बात है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब क्या है, सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब है लोगों को सस्ता लोन मिले, ब्याज की दर कम हो। तो सस्ती मौद्रिक नीति कब अपनाएगा, दो तरीके की होती है मौद्रिक नीति, एक सस्ती और एक महंगी। तो न्यून मांग की सिचुएशन में सस्ती अपनाता है ताकि लोगों को लोन ज़्यादा मिले, और जब अधिक मांग की सिचुएशन होती है तो महंगी मौद्रिक नीति को अपनाता है। महंगी मौद्रिक नीति को क्योंकि वो चाहता है लोगों को लोन ही ना मिले, लोगों को महंगा लोन मिले, ब्याज की दर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से लोन की जो कॉस्टिंग है, मुद्रा की जो लागत है वो क्या होगी, वो भी यही डिसाइड करता है। तो ये हथियार इस तरीके से काम करता है, इसी को ही मौद्रिक नीति कहते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या उपकरण होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने समझ ली है। अब हम एक बारी रफली जो हमारी वो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हमारा जो है पूरा का पूरा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बट उससे पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूरी है। इसको एक बारी आप देखोगे तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा, भले ही आप वीडियो को देखो या ना देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी सर आपने तो वीडियो में ये तो आ जाएगा ना, तो फिर स्क्रीनशॉट अरे ले लो ना, तो क्या हो गया, पता नहीं आया तो फिर ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, ले लो, काम आ जाएगा। क्योंकि वो है ना, ये इरेज हो जाएगा। अभी ये शीट पे नहीं लिखा हुआ मैंने, इसलिए कह रहा हूँ। वीडियो तो आ जाएगी, ओके सर। वीडियो तो आ ही जाएगी, लेकिन ये इरेज हो जाएगा अब जब हम वहाँ पे जाएंगे तो सारा। मंजू कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या कह रही हो, आज पता चला दुनिया कैसे चल रही है। नहीं सर, आ रहा है समझ में, आज हाँ अच्छे से आ रहा है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम वो पढ़ते हैं वहाँ से। मिटा रहा हूँ मैं इसको, मिटा दूँ। ठीक है सर, ओके। अब देखिए, अब हमने ये सारी बकवास जो है ये तो पढ़ ली है। अब हम अपना उसके ऊपर जब हम उसको पढ़ेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होती है और इसके क्या उपकरण होते हैं, सब हमारा हो चुका है, क्या उद्देश्य होता है, क्यों बनाई जाती है। अब एक बार रफली हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे को पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब पूरा जो हमने सिनेरियो पढ़ा है उन सबको हमको थ्योरेटिकल में पढ़ना कि मौद्रिक नीति जो है वो क्या होती है। तो ये कह रहा है कि भाई मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की, यहाँ से ये हटा देना, केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण की नीति से है जिसमें कुछ निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मुद्रा की मात्रा, जो मैंने आपको बताया मनी की सप्लाई, उसकी लागत, सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाए या महंगी मौद्रिक नीति को अपनाए, और उसके उपयोग को नियंत्रण रखने के प्रयास से किया जाता है, उसको जो है मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। इस पे पूरा का पूरा आरबीआई का जो है कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद कर सकते हो, बाकी ये सारी चीज़ें अलग अलग डेफिनेशन है, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसको आप छोड़ सकते हो। ये इसके अनुसार है, ये इसके अनुसार है, ये इसके अनुसार है, तो ये सब बेकार है, ये सब हमें कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे बेस्ट लिखा हुआ है कि केंद्रीय बैंक जो है जितने भी नियंत्रण करने की पॉलिसी से अपनाता है कुछ निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उसको मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि मौद्रिक नीति क्यों बनाई जाती है, आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है। तो कह रहा है मौद्रिक नीति कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है, ये उद्देश्य आर्थिक नीति के उद्देश्य से भिन्न नहीं होते। मतलब जो उद्देश्य हमने आर्थिक के अंदर पढ़े हैं, पहले वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा, जीडीपी को बढ़ाना, बेरोजगार को कम करना, रोजगार को बढ़ाना, इन्फ्लेशन को कम करना, ठीक है, न्यून मांग अधिक मांग ना होना, आर्थिक स्थिरता, वही सारी चीज़ें जो आर्थिक नीति तो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उसके अंदर कई सारी नीतियाँ हैं। तो उन सब नीतियों का भी प्रयास वही है जो आर्थिक नीति का है। समय में परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक दशा और आर्थिक नीतियों के उद्देश्य में भी परिवर्तन
आते रहते हैं। जैसी जैसी सिचुएशन चलती है अर्थव्यवस्था के अंदर, मैंने बोला अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग है तो न्यून मांग के अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनेगी, अर्थव्यवस्था के अंदर अगर अधिक मांग है अधिक मांग के अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनेगी। जैसी जैसी अर्थव्यवस्था के अंदर सिचुएशन चल रही हैं वैसी वैसी अर्थव्यवस्था के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। बेसिकली यहाँ से हम देखेंगे मौद्रिक उद्देश्य बेसिकली 3 उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। पहला है जीडीपी को बढ़ाना लॉन्ग रन के अंदर और साम्य और संरचनात्मक परिवर्तन के साथ, बेरोजगारी की दर कम से कम हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो और इन्फ्लेशन ना हो, महंगाई जो है नहीं बढ़नी चाहिए, आर्थिक स्थिरता अर्थव्यवस्था में रहनी चाहिए, ना तो न्यून मांग की सिचुएशन हो ना अधिक मांग की। भारत में मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है वो है स्थिरता के साथ विकास करना, मतलब अपनी जीडीपी को तो बढ़ाना है लेकिन स्थिरता के साथ बढ़ाना है। ये यहाँ से आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई अल्प विकसित देश होता है, अल्प विकसित देश कौन से होते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी की चीज़ें हैं वो सब इसी देश के अंदर पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया। बट भारत एक अल्प विकसित देश नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है अगर आप एक अल्प विकसित देश की अगर आप बात करते हैं तो एक अल्प विकसित देश के अंदर किस तरीके की मौद्रिक नीति को जो है अपनाना चाहिए। तो पहले तो आपको बेटा अल्प विकसित देश में आपको बताया बेरोजगारी ज़्यादा होती है, ठीक है, रोज़गार के कोई अवसर नहीं होते और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, निर्धनता, गरीबी, इन्फ्लेशन सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, सब कुछ। तो अगर एक मौद्रिक नीति की बात करें ऐसे देश के अंदर कैसी होगी, ठीक है, ये चाहो तो मत लिखना। पहला लिखा हुआ है भुगतान संतुलन को संतुलित बनाता है। जो अल्प विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है, एक ऐसा खाता एक देश ने दूसरे देशों के साथ कितना आयात किया कितना निर्यात किया उसको रिकॉर्ड करता है। और मैंने आपको बोला ये हमेशा बराबर रहता है, आयात और निर्यात दोनों बराबर रहते हैं। लेकिन जो अल्प विकसित देश होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, उनका आयात बहुत ही ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है। आयात क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वो खुद तो कैपेबल है नहीं, दूसरे देशों से ही सब कुछ लेना पड़ेगा उनको। तो भाई इसी वजह से ऐसे देशों के अंदर मौद्रिक नीति कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि इस कंट्री के अंदर जो आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन वो संतुलित तो हो नहीं पाएगा। तो वो कैसे भी करके संतुलित हो सके, निर्यात बढ़े इस देश के अंदर ताकि आयात और निर्यात बराबर हो सके, इस तरीके की किसी मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है कि कैसे भी करके निर्यात बढ़े। कीमतों के अंदर स्थिरता रहनी चाहिए। मैंने बोला इन देशों के अंदर महंगाई बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कैसे भी करके ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है कि इन देशों के अंदर कीमतों में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी ना देखने के लिए बने, स्टेबल रहें। क्योंकि अगर बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी तो पहले उस कंट्री के अंदर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, निर्धनता इतनी ज़्यादा है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, काम धंधा नहीं है लोगों के पास, तो लोग खरीदेंगे कहाँ से जब इतनी महंगाई हो रही है। तो ऐसी मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है जहाँ पे कीमतों में स्थिरता बनी रहे, लोग ईजिली जो है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सके। इतना कुछ ऐसा खास इसके अंदर नहीं लिखना। पूंजी निर्माण की अगर बात करें तो पूंजी निर्माण क्या होता है, मैंने आपको बताया कि पूंजी निर्माण पूरा का पूरा डिपेंड करता है लोगों की बचतों पर। अगर लोगों की बचतें ज़्यादा होंगी तो निवेश ज़्यादा होता है और निवेश ज़्यादा होगा तो पूंजी निर्माण ज़्यादा होगा। और बचत कहाँ से होती है, बचत होती है हमारी आय से। हमारी आय जो है या तो उसका उपभोग हो जाता है या बचत हो जाती है। तो भाई अगर मेरे को सेविंग करनी है तो सिंपल सी बात है कंजम्पशन कम करना पड़ेगा और बचतें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो कैसे लोग अपनी कंजम्पशन को कम करें और सेविंग को ज़्यादा करें, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ इस तरीके की अपनाई जाती है कि कैसे भी करके लोग अपनी जो कंजम्पशन है वो कम से कम कर दें। और लोग कंजम्पशन कम से कम कब करेंगे, जब लोगों को चीज़ें महंगी मिलेगी या लोगों का पैसे नहीं होने चाहिए। और सेविंग ज़्यादा करें। लोग सेविंग ज़्यादा कब करेंगे, आप खुद सोचो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कहीं सेविंग जो है कब करोगे, जब आपको बाहर कोई अच्छा इंटरेस्ट वगैरह लोगों को लालच दिया जाता है इंटरेस्ट वगैरह से अट्रैक्ट करके, तब जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं और अपना कंजम्पशन कब करते हैं। तो मौद्रिक नीति कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है कि बचतों को प्रोत्साहन मिले और कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में ब्याज दर संरचना भी उच्च स्तर पर विद्यमान रहती है, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में बाधा रहती है।
मुद्रा की मांग और पूर्ति में संतुलन व सामंजस्य स्थापित करके देश में स्फीतिक व अस्फीतिक शक्तियां प्रभावी ना हो। स्फीतिक और अविस्फीतिक क्या होता है? न्यून मांग और अधिक मांग को ही स्फीतिक और अस्फीतिक कहते हैं। जब अधिक मांग होती है तो उसको स्फीतिक शक्तियां कहते हैं, और जब अधिक न्यून मांग होती है तो उसको अविस्फीतिक शक्ति कहते हैं। तो कह रहा है इंडिया के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, जिसकी वजह से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र विकास नहीं कर पाते। मतलब कि अभी जब लोन ही महंगा मिलेगा तो लोन लेगा कौन? लोन ना हम लोग लेंगे ना निवेशक लेंगे। अब जब निवेश लोन ही नहीं ले रहा कोई तो उससे क्या होगा? उससे जो है क्या कहते हैं, जब लोन नहीं लेंगे तो नई नई इंडस्ट्रीज़ वगैरह ओपन ही नहीं होंगी, पूंजी निर्माण ही नहीं होगा, और जिसकी वजह से देश ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। और सब डिटरमाइन कैसे होती है? ब्याज की दर। कह रहा है ब्याज की जो दर है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। इकोनॉमिक्स में कुछ भी हो सब मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा चलता है। तो जहाँ पे मुद्रा किसकी मांग और किसकी पूर्ति? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के लोग कितनी मुद्रा की डिमांड कर रहे हैं और इकोनॉमी में कितनी मनी रन हो रही है, उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है। तो भाई अगर इसमें मांग और पूर्ति में संतुलन होगा तो ब्याज की दर में भी संतुलन होगा, ज़्यादा हाई नहीं होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कुछ इस तरीके की बनाई जाती है कि मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में संतुलन बना रहे, ताकि ब्याज की दर जो है वो कहीं ज़्यादा अप ना हो और स्टेबल रहे, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बंदे लोन ले सकें, निवेश कर सकें और देश के आर्थिक विकास में जो है सहायता प्रदान कर सके, हेल्प कर सके। फिर कह रहा है अल्प विकसित देशों के अंदर क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र होता है। ये गरीबी के दुष्चक्र में जो हैं फंसे हुए होते हैं। गरीब का दुष्चक्र क्या होता है, पहले आपको जो है ये समझना है। तो कह रहा है भाई ऐसे देशों के अंदर मौद्रिक नीति जो है वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि आप जो है इस गरीबी के दुष्चक्र से जो है निकल सको। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये गरीबी का दुष्चक्र जो है ये क्या होता है। देखो गरीबी का दुष्चक्र जो है इसके ना दो रीज़न होते हैं। एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर नर्क से, ठीक है, इन्होंने ये जो है इसको पहचाना था। सबसे पहले इन्होंने इसके लिए दो रीज़न बताए थे। एक तो इन्होंने बताया कि भाई गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है। एक देश गरीब, ये कहता है एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये इनकी लाइन है। या ये अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई हम गरीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं, सिंपल सी बात है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक देश इसलिए गरीब होता है क्योंकि वहाँ पे इन दोनों ये जो दो चीज़ें हैं, मांग और पूर्ति, इससे वो देश गरीब होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस देश के अंदर पूर्ति का मतलब होता है उस देश के अंदर बचत जो है ना वो कम है। बचत क्या है? बचत कम है। जैसे कि अगर बचत कम होगी तो आप खुद सोचो क्या होगा। मैंने आपको बताया कि बचत कम होने से क्या होता है, निवेश जो है वो कम होता है, और जब निवेश कम होता है तो क्या होगा, कम पूंजी निर्माण होगा, ठीक है। और जब कम पूंजी निर्माण होगा मतलब नई नई इंडस्ट्रीज़ नहीं ओपन होंगी तो लोगों की आय क्या होगी, लोगों को जब काम धंधा ही नहीं होगा इनकम कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो क्या होगा, बचत कम होगी। अच्छा जी, ये वाला चक्र है पूर्ति का, जहाँ पे फोकस करता है बचत पे। अब आ जाइए मांग की बात। मांग जो है, अगर इकोनॉमी में मांग कम है, कुछ सोचिए, अगर इकोनॉमी में मांग कम है तो मांग क्यों कम है? क्योंकि आय नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अगर मांग कम है, या ये आप कह सकते हो कि अगर जो है आय कम है, आय कम होगी तो मांग भी कम होगी, ठीक है। और जब मांग कम होगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो जो उत्पादक है वो निवेश क्यों करेगा? जब वस्तुएं बिकी नहीं रही। अगर आपको कोई 2020-2021 के टाइम पे कोविड की सिचुएशन में बोलता चला एक नया बिजनेस खोलते हैं, तो आप उसको क्या बोलते? अबे पागल है क्या, तुझे यहाँ दुनिया तबाह हो रही है और तुझे कह रहा है तू बिज़नेस खोल। तो कोई नहीं खोलेगा उस टाइम पे, तो कोई भी बिज़नेस नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वो तो सिंपल सी बात है, पैसा आग लगाना है। अब भाई आप ऐसी संकट की स्थिति में बिज़नेस खोल रहे हो जब लोग वस्तु ही नहीं खरीद रहे, तो ऐसी सिचुएशन में लोग निवेश नहीं करते, उत्पादक, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती है। और जब निवेश कम होगा तो फिर पूंजी निर्माण कम होगा, और पूंजी निर्माण कम होगा तो लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा, आय कम, और फिर वही गरीबी।
तो गरीबी का दुष्चक्र इस तरीके से काम करता है, सीधा सीधा दो फॉर्म वो है, एक तो बचत कम है और दूसरा डिमांड कम है। तो इसका मतलब ये है कि गरीबी का जो दुष्चक्र है ना, ये एक ऐसा चक्र होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु भी निर्धनता ही है और अंतिम बिंदु भी निर्धनता ही है। इसलिए इनमें ये कहते हैं कि भाई एक देश गरीब है इस क्योंकि वो गरीब है इस वजह से, और इसके रीज़न उन्होंने दो बताए हैं कि यहाँ तो बचत की दर कम होती है और यहाँ पे डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि ये सब सिचुएशन ठीक हो सके। और रही बात इस क्वेश्चन की कि मौद्रिक नीति के उपकरणों को समझाइए और भारत की मौद्रिक नीति का मूल्यांकन कीजिए, तो इसको हम बेटा बहुत ही अच्छे से अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये सारी के सारे उपकरण हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस एक उपकरण ये पढ़ लीजिए, चयनात्मक साख नियंत्रण, ये मैंने आपको नहीं बताया है, बाकी हमने ये सब पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो इसकी जगह रेपो रेट, अच्छा रेपो रेट इसने यहाँ लिख रखी है, CRR SLR, हमने कौन कौन से पढ़े हैं, ये हो गया CRR, ठीक है, ये हो गया SLR एंड ये हो गया रेपो रेट, ये हो गया खुले बाज़ार की क्रियाएं। और कौन सा पढ़ा है हमने, कौन सा रह गया यहाँ पे, चलो कोई नहीं, देखो एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट और पढ़ लीजिए, चयनात्मक साख नियंत्रण। ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसके अंदर दो तरीके की चीज़ें होती हैं। क्या, अच्छा मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, सीमांत आवश्यकता नहीं है, वो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। चयनात्मक साख नियंत्रण का मतलब होता है इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एक होता है उदार और एक होता है चयनात्मक। ये उदार और चयनात्मक का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था, उदार का मतलब होता है सबको लोन दो और चयनात्मक का मतलब होता है सबको लोन मत दो, सिलेक्टिवली लोन दो। चयनात्मक का मतलब सिंपल सी बात है चयन करना सिलेक्टिवली, और उदार का मतलब होता है सबको। तो जब अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग होती है, न्यून मांग कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो RBI कहता है कमर्शियल बैंकों को कि उदार हो जा। उदार का मतलब सबको लोन दे कैसे भी करके, ताकि लोगों के पास पैसे आएँ और लोग डिमांड कर सकें। और जब अधि मांग होती है तो वो कहता है RBI कमर्शियल बैंकों को कि भाई उदार नहीं होना, अब चयनात्मक होना है, अब सिलेक्टिवली लोन देना है, सबको लोन नहीं देना, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड को कम करना है, तो लोन मत दे। जब अधि मांग होती है, चयनात्मक का मतलब होता है महंगी मौद्रिक नीति को अपनाओ, महंगी मौद्रिक नीति को अपनाओ, लोगों को महंगे लोन दो। और उदार का मतलब होता है सस्ती मौद्रिक नीति को अपनाओ, लोगों को सस्ते लोन दो, कैसे भी करके लोगों के पास पैसे पहुंचाने हैं। तो उदार का मतलब है सस्ती मौद्रिक नीति, चयनात्मक का मतलब है महंगी मौद्रिक नीति। ये बकवास आप इसके अंदर लिख सकते हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं। बाकी सब इसने यही लिखा है, कब प्रतिभूतियाँ खरीदेगा, कब प्रतिभूतियाँ बेचेगा, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं, कब खरीदेगा, कब बेचेगा। कमर्शियल बैंकों को भी बेच सकता है और हमको भी बेच सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है केवल कमर्शियल बैंकों को ही बेचेगा। हम लोग खरीदना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं खरीदने में, तो हम लोग भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, कब इसको बढ़ाएगा और कब इसको घटाएगा, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है मौद्रिक नीति का मूल्यांकन, इसको एक बार हम कल देख लेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये आ सकता है, भारत की मौद्रिक नीति का मूल्यांकन, ये हम कल देख लेंगे। इसी तरीके से फिर हम राजकोषीय नीति भी पढ़ लेंगे कि राजकोषीय नीति क्या होती है, कैसे वो कौन कंट्रोल करता है, क्या उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं।